गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज से हम एक नया सेशन आप लोगों के समक्ष स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये सेशन है पॉलिटी का, जिसमें टॉपिक वाइज आपको चीज़ों का क्लियरिटी किया जाएगा। यानी जो टॉपिक से जुड़ा हुआ जो भी क्वेश्चन आएगा उस टॉपिक से जुड़ा हुआ, तो उन सारे चीज़ों को हम देखेंगे और उन सारे टॉपिक से जुड़े हुए सारे चीज़ों को, जो क्वेश्चन कहाँ से क्रिएट किया जाता है, किस तरह से किया जाता है, इन सारे चीज़ों को समझते हुए पूरे पॉलिटी को हम ख़त्म करेंगे। तो आज से ये नया सेशन हमारा स्टार्ट हो रहा है, टॉपिक वाइज पॉलिटी का नया सेशन, जिसमें पहला हमारा जो आज टॉपिक है यह है प्रीएम्बल से, यानी प्रस्तावना से स्टार्ट करने जा रहे हैं। और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगेगा, और अच्छा लगेगा तो मुझे कमेंट कीजिए, क्योंकि आपका कमेंट ही हमारे मोटिवेशनल को और बढ़ाता है और मुझे बेहतर से बेहतर करने की और प्रेरणा देती है। तो स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहला हमारा ये प्रस्तावना की बात करते हैं। प्रस्तावना को ही उद्देशिका के नाम से भी जानते हैं। देखिए, ये जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का जो दौर चल रहा था और उसके बाद से भारत में जो संविधान की मांग की प्रक्रिया लगातार चलने लगी, और लोगों के कांग्रेस के मंच पर भी और जितने भी उस समय के राजनेताएं थे, उन लोगों ने जब संविधान को मांग करने लगा कि हमारे भारत का एक संविधान होना चाहिए, संविधान बनना चाहिए, तो इसके लिए कैबिनेट मिशन लाया गया। ब्रिटिश के समय की बात है, क्योंकि उस समय ब्रिटिश ने 1946 में कैबिनेट मिशन लाया, और उसके बाद इसी मिशन के तहत भारत में संविधान सभा का गठन किया गया। और जब संविधान सभा गठित हो गई तो इसे हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर आगे हम इसको अच्छे से समझेंगे कि किस तरह से प्रीएम्बल से क्वेश्चन आता है। अगर हम देखेंगे कि प्रस्तावना, जिसका दूसरा नाम उद्देशिका भी है, इसे संविधान के उद्देशिका के साथ साथ इसे भूमिका भी कहते हैं, प्रीएम्बल भी कहते हैं, तो ये सारे इसके ही नाम हैं। उद्देशिका नाम जो ये चर्चित है, ये थोड़ा सा इसका एक अपना ऐतिहासिक कुछ पॉइंट है। उद्देशिका की बात करेंगे, सबसे पहले अगर हम देखेंगे संविधान सभा, ये जो संविधान सभा है, इसका अगर हम बात करेंगे कि निर्माण होता है भारत में, संविधान सभा का उद्देश्य था कि भारत का संविधान को बनाना, और यह कैबिनेट मिशन के तहत इसका गठन किया गया। और इसमें जितने भी मेंबर थे संविधान सभा में, इसका एक ही उद्देश्य था कि भारत का संविधान बनाना। अब आता है कि इस संविधान सभा के प्रमुख, हम बैठक पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि इसकी जो पहली बैठक होती है वह 9 दिसंबर 1946 को होता है। और इस बैठक के दिन क्या होता है कि भारत के जो ये संविधान सभा है, इसके लिए एक अस्थायी अध्यक्ष के रूप में एक व्यक्ति का चुनाव होता है, जिनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा जी। तो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को, और इनका इसमें जो अस्थायी अध्यक्ष के तौर पे जो नामित हुए जिन व्यक्ति, वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। दूसरा बैठक अगर देखें तो 11 दिसंबर 1946 को होता है उस संविधान सभा का, और इसी दिन अस्थायी अध्यक्ष के तौर पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुन लिया जाता है। अब देखिए, ये आप कह रहे होइएगा, सोच रहे हुए कि संविधान सभा की ये बात हम क्यों बता रहे हैं जब हम उद्देशिका पर बात करेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा इसी चीज़ को अगर एक क्रम और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ बात आ जाती है उद्देशिका की। अब आते हैं तीसरा बैठक 13 दिसंबर 1946 को। ये काफ़ी एक इम्पोर्टेंट है उद्देशिका के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये क्या होता है कि इसी दिन 13 दिसंबर 1946 को उद्देशिका, जिसे आज प्रीएम्बल या प्रस्तावना कहते हैं, इसको संविधान सभा के पटल पर सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान सभा के समक्ष उद्देशिका प्रस्तुत करते हैं। और बात आती है कि इसे जो प्रस्तुत किया गया 13 दिसंबर 1946 को, लेकिन ये जो संविधान सभा थी, इसे कब इस उद्देशिका को स्वीकार किया, तो ये आता है दिन, डेट अगर हम इसका रखें तो 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1947 का वह डेट आता है जब संविधान सभा के द्वारा उद्देशिका को स्वीकार किया गया, और यही उद्देशिका आज प्रस्तावना के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर तो हम क्लियर कर लिए। फिर अब थोड़ा आगे और बढ़ते हैं, प्रस्तावना क्या कहती है। अब हम प्रस्तावना में बढ़ते हैं उद्देशिका में।
सबसे पहले भारत का संविधान अर्थात उद्देशिका क्या कहता है, हम भारत के लोग। देखिए हम यहाँ पर ना सारे चीज़ों को, तथ्यों को किस तरह से अलग कर रहे हैं, आप भी थोड़ा सा देखते जाइए, क्योंकि यहीं से कई सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में देखने को मिलता है। सबसे पहला कह रहा है हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, अब देखिए प्रभुत्व संपन्न, यही बात आता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, और ये हम भारत के लोग, हम अंडरलाइन करते जा रहे हैं चीज़ों को, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य। क्या है तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, देखिए यहाँ पर न्याय, 3 प्रकार के न्याय निकल गया सबसे पहले। फिर कह रहा है कि विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो ये कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात किया जा रहा है प्रियम्बल में, तो 5 प्रकार के स्वतंत्रता, और न्याय कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। क्वेश्चन कई बार यहाँ से पूछे गए हैं, हम चीज़ों को अभी बस अलग अलग कर रहे हैं। अब आते हैं प्रतिष्ठा और अवसर की समता। देखिए समता मतलब कितने प्रकार के, तो 2, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। तो समता कितने प्रकार की बात की जा रही है, 2 प्रकार की समता की बात की जा रही है। अब हम देखेंगे तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता। तो राष्ट्र की एकता और अखंडता, ठीक है, ये भी हम जानेंगे इसको क्या है। सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, देखिए एक ये आ जाता है बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज, अब एक इसमें भारत का जो संविधान था वो बन करके जो तैयार हुआ उसका डेट भी प्रस्तावना में बताया गया है। तो ये 26 नवंबर 1949 को मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। इसमें अगर हम देखें कि इसमें कौन सा संवत के बारे में जिक्र किया गया तो विक्रमी संवत को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, यानी कि हम स्वयं पर भी इसे लागू करते हैं। तथ्यों को बस हमने अभी पढ़ करके सबको अलग किए हैं और अंडरलाइन किए हैं कि कहाँ से क्या क्या चीज़ों को समझना है, किन किन टर्मों को समझना है। सबसे पहला टर्म आता है हम भारत के लोग। यह शब्द क्या बताता है, क्या हम बोल रहे हैं हम भारत के लोग तो क्या मेरे लिए है सिर्फ, नहीं, ये जितने भी भारत के व्यक्ति हैं, नागरिक हैं, चाहे वो किसी धर्म, जाति, भाषा, किसी भी क्षेत्र के रहने वाले हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। भारतीय भूखंड में रहने वाले सभी भारतीयों की बात किया जा रहा है कि यह जो हम भारत के लोग हैं, इस भारतीय भूभाग में रहने वाले सभी भारतीय भारत के संविधान की शक्ति है। तो ये बताता है किसका प्रतीक हम भारत के लोग, भारतीय संविधान की शक्ति कौन है, तो भारत के जनता है, भारत की नागरिक है। तो ये इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर भारतीय संविधान के शक्ति को। तो ये उद्देशिका की बात करेंगे तो उद्देशिका तो एक ये हो गया, हम भारत के लोग शक्ति को प्रदर्शित करता है। भारतीय संविधान के अगर हम यहाँ देखें, संविधान के शक्ति को बताता है हम भारत के लोग, यानी कौन, जनता। शक्ति कौन है तो भारत के नागरिक, भारत के नागरिक। क्लियर हो गया। अब कह रहा है कि भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इस टर्म का क्या मतलब है, तो इसका मतलब है कि भारत न पूर्णतः स्वतंत्र है किसी भी प्रकार के निर्णय लेने के लिए, चाहे वो आंतरिक हो चाहे वो बाहरी हो, यानी भारत अपना स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकता है, विदेश नीति बना सकता है, वो किसी भी प्रकार से किसी दूसरे देश के अधीन नहीं है। इसका टर्म यही है कि भारत आंतरिक और बाह्य दोनों रूप से पूर्णतः स्वतंत्र है, किसी भी अन्य देशों का इस पर दबाव नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि भारत आंतरिक एवं
बाह्य रूप से पूर्णतः स्वतंत्र है। ठीक है, तो इसका मतलब आप समझ गए कि इसका मतलब हुआ कि भारत आंतरिक तथा बाहरी दोनों रूप से पूर्णतः स्वतंत्र है। अब अगला टर्म क्या कह रहा है, समाजवादी पंथ निरपेक्ष। देखिए ये जो बात है समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, ये दोनों शब्द और एक और नीचे है जहां पर हमने ग्रीन से अंडरलाइन किया है, राष्ट्र की एकता और अखंडता, ये तीन जो टर्म है भारतीय जो ये उद्देशिका प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना में मूल प्रस्तावना में ये नहीं था, बाद में जाकर के इसमें जोड़ा गया। तो कौन कौन सा शब्द जोड़ा गया है, तो ये तीन शब्द जोड़ा गया। कौन, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और एकता एवं अखंडता। कब जोड़ा गया, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। कितने टर्म जोड़े गए, तो 3 टर्म जोड़े गए। कौन कौन सा, तो समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, देखिए इन सारे चीज़ों को हम अभी बस टर्मों को अलग कर रहे हैं, फिर सारे टर्मों को भी हम बताएंगे, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और उसके बाद एकता अखंडता, एकता एवं अखंडता। तो ये टर्म आया 3, 42वां संविधान संशोधन 1976 में। ये समझ गए कि बाद में ये जोड़ा गया। उसके बाद इसमें कह रहा है बनाने के लिए तथा उनके समस्त, देखिए लोकतंत्रात्मक गणराज्य। देखिए अब बात आती है कि लोकतंत्र, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, तो भारत में कैसा लोकतंत्र है, क्योंकि लोकतंत्र की अगर बात करें तो 2 परिभाषाएं लोकतंत्र के देखने को मिलेगा। अगर हम बात थोड़ा सा लोकतंत्र में कर लेते हैं, रुकिए। भारत में तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र, बात आती है कि लोकतंत्र किसे कहेंगे, तो इसमें एक परिभाषा छोटी सी आती है जो कि अब्राहम लिंकन जी की, कि उन्होंने कहा था कि लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जहां जनता के द्वारा जनता के लिए जब कोई शासन व्यवस्था कार्य करती है तो उसे ही हम कहते हैं लोकतंत्र। तो ये ऐसा शासन व्यवस्था होता है जहाँ पर जनता ही सर्वोसर्वा होता है, जनता के पास पावर होता है, जनता के द्वारा ही व्यक्ति नियुक्त किए जाते हैं और वह व्यक्ति जो नियुक्त होते हैं वह जनता के लिए ही कार्य करते हैं। तो लोकतंत्र की बात जब आती है तो इसके 2 रूप देखने को मिलता है। एक तो आता है संसदीय स्वरूप और दूसरा स्वरूप आता है इसका अध्यात्मात्मक। अध्यक्षात्मक और संसदीय स्वरूप। संसदीय स्वरूप भारत में देखने को मिलता है। तो ये जो भारत में जो लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है ये कैसी है, तो भारत में लोकतंत्र संसदीय प्रकार की व्यवस्था के अंतर्गत काम करती है। यहाँ पर क्या होता है कि आप देखिए भारत में जो ये लोकतंत्र की व्यवस्था संसदीय प्रणाली है, ये भी पूछा जाता है कि ये किस देश के व्यवस्था से लिया गया है। तो ये अगर देखें किससे प्रेरित है भारत में, तो ये ब्रिटेन से है। अर्थात ब्रिटेन में भी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो भी संसदीय है और भारत में भी संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था है और ये दोनों संसदीय व्यवस्था के तौर पे काम करता है। यहाँ पर जो व्यक्ति चुन करके जाते हैं जनता के द्वारा, तो ये संसद में बैठ करके जनता के लिए कानून बनाने का कार्य करता है। तो यहाँ पर सारा प्रक्रिया आप संसद के रूप में देखेंगे, किसी एक व्यक्ति के रूप में यहाँ नहीं देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर अध्यात्मात्मक की बात आता है, तो यहाँ पर क्या है, अध्यक्षात्मक आपकी व्यवस्था आपको कहाँ मिलेगा, तो अमेरिका में, यूएसए में। यहाँ पर सर्वोसर्वा कौन होता है, राष्ट्रपति। कौन होगा, राष्ट्रपति। यहाँ पर नहीं, यहाँ पर कौन होंगे, पीएम।
यहाँ पर सबसे ज़्यादा काम वगैरह जो होता है, पावर जो होगा, जो भी देश के संचालन के पीएम करेंगे, और यहाँ पर राष्ट्रपति करते हैं अध्यक्षात्मक में। अब देखिए एक और आता है, ये तो लोकतंत्र के हो गया। ये लोकतंत्र के दो स्वरूपों में, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष वाला बात आ गई। प्रत्यक्ष और एक आता है अप्रत्यक्ष। तो ये जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था है, इसके अंतर्गत ये दोनों आ जाएंगे। लोकतंत्र के दो व्यवस्था, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्रात्मक व्यवस्था और एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्रात्मक व्यवस्था। सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया, यहाँ पर ये प्रत्यक्ष नहीं, ये अप्रत्यक्ष हो जाएगा। सॉरी, ये अप्रत्यक्ष जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इसके अंतर्गत संसदीय और अध्यक्षात्मक लोकतंत्र आएगा, और अप्रत्यक्ष के अंतर्गत ही भारत भी आएगा, क्योंकि भारत में लोग जो होते हैं वो चुन करके जाते हैं संसद में और फिर वो काम करते हैं। और ये जो प्रत्यक्ष होता है, यानी भारत के जनता डायरेक्ट इसमें पार्टिसिपेट नहीं होता है कानून वगैरह बनाने में, वो कौन करते हैं, तो भारत के द्वारा चुने गए व्यक्ति काम करते हैं। तो इसीलिए यह अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंतर्गत भारत में है। और संसदीय लोकतंत्र है, अप्रत्यक्षात्मक संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था कहाँ देखने को मिलती है, तो भारत में। लेकिन अगर प्रत्यक्ष बात करेंगे कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है, तो ये आ जाता है स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड, क्लियर। यहाँ पर थोड़ा सा एक मिस्टेक है, आप ये कर दिए, वैसे हम ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। आप इसे ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था भारत में है और संसदीय प्रणाली के अंतर्गत। अब आता है बात, तो ये तो हम क्लियर हो गया कि लोकतंत्र का भारत में क्या स्वरूप है। अब आता है गणराज। गणराज का क्या मतलब है, तो थोड़ा सा इसको भी हम समझ लेते हैं। गणराज, भारत, सबसे पहले आप लोग मुझे बताइए कि गणराज्य बना कब। हम लोग रिपब्लिक डे मनाते हैं ना, यानी भारत में जो संविधान लागू हुआ उसी दिन से भारत गणतंत्र हो गया। तो गणतंत्र, और वहीं से आया ये गणराज्य का भी एक टर्म। तो ये जो बात आती है गणराज्य की बात, इसका क्या मतलब होता है, कि मतलब हुआ कि भारत में जो संवैधानिक प्रमुख होगा, संवैधानिक प्रमुख, इस व्यवस्था में क्या होता है, गणतंत्र में जो संवैधानिक प्रमुख होते हैं उसका चुनाव होता है। चुनाव होगा एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए, यानी एक फिक्स कार्यकाल के लिए। भारत हो या गणराज्य का मतलब हुआ कि यदि कोई व्यक्ति गणराज्य प्रणाली के तहत कोई देश या राज्य है, तो उसमें उसका जो संवैधानिक प्रमुख होगा उसका चुनाव किया जाएगा, और वो जो चुनाव होगा उसका एक फिक्स कार्यकाल होगा, और उस कार्यकाल के टर्म खत्म होने पर फिर से उसका चुनाव किया जाएगा। अर्थात यह पद किसी भी प्रकार के वंशानुगत नहीं होगा, कि ऐसा नहीं कि पहले जो राजा का बेटा राजा बनता था, ये कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं होगा। अब राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। आप लोग भी जान रहे हैं, तो राजा अब वही बनेगा जो हकदार होगा। तो यहाँ पर हकदार कौन है भाई, तो जो हकदार होंगे वो होगा। तो इसी कंसेप्ट पर अगर देखिए तो भारतीय संविधान में भारत के संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं, राष्ट्रपति। संवैधानिक प्रमुख भारत में कौन होते हैं, राष्ट्रपति। और भारत में राष्ट्रपति का चुनाव होता है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है। कैसा होता है, अप्रत्यक्ष रूप से। हम जनता मिलकर नहीं करते हैं राष्ट्रपति का चुनाव, बल्कि हमारे द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि है संसद में, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा में, वो प्रतिनिधि मिल करके भारत के संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो ये भारत का गणतंत्रात्मक व्यवस्था की बात इसमें कहा गया है। तो ये आ गया हमारा गणतंत्र का मतलब, आप समझ गए, क्लियर हो गया आप लोगों का कि गणतंत्र किसे कहेंगे। अब आता है
बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, देखिए इसमें 3 प्रकार की न्याय की बात की गई है। और ये तीनों न्याय अगर देखें तो रूसी क्रांति जो 1917 में हुआ था उससे यह प्रेरित है। तो ये तीनों के बारे में बात हम करेंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं थोड़ा सा, रूसी क्रांति, ये तीनों टर्म कहाँ से प्रेरित है? रूसी क्रांति जो 1917 में हुआ था, रूस की क्रांति, वहाँ से, बोल्शेविक क्रांति जिसे कहते हैं, वहाँ से ये तीनों शब्द प्रेरित है। और समाजवाद की जब बात आएगी, सामाजिक न्याय की बात आएगी, तो ये हमारा जो मूल अधिकार भारतीय संविधान में दिया गया है भाग 3 के तहत आर्टिकल 12 से 35 के बीच में, यहाँ पर ये समाजवाद के अंतर्गत इसके लिए सामाजिक न्याय की बात की गई है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो 17, 18 है, 15, इसमें सामाजिक न्याय, जिसमें छुआछूत, विशेष जो उपाधि की बात कहा गया वो उसका अंत करने की बात किया गया है। तो ये जो 15, 17, 18 है, यही सामाजिक न्याय की बात किया गया है। फिर आर्थिक बात करता है तो भारतीय संविधान का एक भाग है, भाग 4, नीति निर्देशक तत्व। और इसी नीति निर्देशक तत्व में यह कहा गया है क्या, कि भारत में कल्याणकारी राज्य या कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था की जाएगी, कल्याणकारी समाज के लिए, कल्याणकारी कार्य किए जाएंगे समाज के बेहतर बनाने के लिए। और तो ये जो बात आती है आर्थिक तौर पे, तो ये आ गया नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि इसके बारे में चर्चा भारत के संविधान के अंदर में किया गया है और काफ़ी डिटेल से किया गया है। अगर हम नीति निर्देशक तत्व जब संविधान पढ़ेंगे, एक एक टर्म को जब पढ़ेंगे, संविधान के भाग को पढ़ेंगे, तो वहाँ सारी चीज़ों को और अच्छे से बेहतर से हम समझेंगे। फिलहाल इसके सारे कॉन्सेप्ट को हम अभी जान रहे हैं कि कैसे कोई व्यक्ति संविधान के प्रस्तावना को कह देता है कि यह संविधान का परिचय पत्र है। तो क्यों कह दिया? तो पहले तो हम तत्वों को अलग कर रहे हैं, सारे तथ्य क्या कह रहे हैं, और तब जब संविधान पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि वाकई में ये जो प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, ये भारतीय संविधान के सारे चीज़ों को निचोड़ करके एक जगह आ करके इसे शॉर्ट समरी के तौर पर हमारे समक्ष रखा गया है। भारतीय संविधान की क्या प्रेरणा है, उसके प्रेरणा स्रोत क्या है, उसका क्या उद्देश्य है, क्या शक्ति है, क्या पावर है, उसकी क्या प्रकृति है, उसके सारे चीज़ों को संदर्भित करता है क्या, तो प्रस्तावना। अब आते हैं कि विचार और अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। विचार की स्वतंत्रता आता है आपको भारत में, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में दिया गया है, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मीडिया वगैरह सब बोल सकते हैं, तो ये आ गया। विश्वास की, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता जो आर्टिकल्स 25 से 28 है, मूल अधिकार के अंतर्गत दिया गया धार्मिक स्वतंत्रता, वही बात तो ये कह रहा है कि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता दिया गया है। तो यही बातों को यहाँ पर बताया गया कि भारत में यहाँ प्रियम्बल में 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात किया गया है। अब अवसर की समानता की बात करता है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। अगर हम देखें समानता की बात कहाँ गया गया है, तो आर्टिकल 14 में आप सभी पढ़ते हैं कि सभी जो आर्टिकल 14 में कि विधि के समक्ष सब समान है, तो यही बात यहाँ पर भी है। तो आप ये भी देख सकते हैं समानता की बात। अब सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता, यही एकता और अखंडता बाद में जोड़ा गया। अब आता है ये बंधुता। बंधुता शब्द जो है ना, अगर हम देखें, इसका मतलब होता है कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना भारत में है ना, उस भावनाओं को यहाँ पर संदर्भित किया गया है, बंधुता। और अगर हम बात करें भारत के संविधान में, तो इसमें आर्टिकल्स 51 इसमें कहा गया विश्व शांति की बात की गई है। तो यही बात बंधुता माने भाईचारा, ऐसा नहीं कि केवल भारत के आदमी में भाईचारा, पूरे विश्व के साथ भाईचारा हमें रखना चाहिए। यानी हम वसुधैव कुटुंबकम की रणनीति की बात जो करते हैं, तो उसी टर्म को बहुत छोटे संदर्भों में यहाँ पर लेकर के उन सारी बातों को एक शब्दों में इस चीज़ को इंडिकेट किया गया है प्रियम्बल में। और अगर संविधान में बात करेंगे तो आर्टिकल 51 में इस चीज़ों को बताया गया है, अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात की गई है। तो ये आता है। अब आता है दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949,
ये संविधान जब बन करके तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, इस डेट को यह बता रहा है। तो ये तो सारे टर्मों को हम अभी तक बता दिए, समझाएं कि सारे टर्म शब्द क्या क्या कह रहे हैं। आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, एक एक चीज़ को हम फिर से एक बार रिकॉल आप लोगों को करा देंगे। अब हम इसमें और थोड़ा सा देखते हैं क्या क्या चीज़ है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब बात अभी हम तुरंत आपको कहे हैं ये बात कि जो प्रियम्बल है ना, इसे परिचय पत्र कहा गया है। तो संविधान का परिचय पत्र है प्रियम्बल। इस बात को किसने कहा कि यह परिचय पत्र है? तो पालकीवाला नाम के व्यक्ति आते हैं जिनका नाम था नानी पालकीवाला। नानी पालकीवाला, जिन्होंने प्रियम्बल के बारे में कहा कि यह संविधान का परिचय पत्र है, इससे पूरे संविधान का परिचय मिलता है। आप लोग भी कहीं जाते हैं, आपको कहता है कि आप परिचय देते, आप शॉर्ट्स में देते हैं, तो वही बता रहा है कि संविधान का पूरा ये परिचय दे रहा है कि कैसा स्वरूप है, हमारी प्रकृति है हमारी संविधान की। अब आता है दीर्घकालिक सपना। एक व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि ये जो प्रियम्बल है ना, ये हमारे दीर्घकालिक सपनों का यह क्या है? दीर्घकालिक सपनों का एक पिटारा है। तो ये प्रस्तावना के बारे में कहा गया कि हमारे दीर्घकालिक सपनों का यह एक कुंजी है या सपना पिटारा है। तो ये बात आती है, जब दीर्घकालिक सपना की बात आएंगे तो कृष्णा स्वामी अय्यर, क्या नाम था उन व्यक्ति का? कृष्णा स्वामी अय्यर। तो इन्होंने ही, कृष्णा स्वामी अय्यर ने कहा कि यह प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का परिणाम है। अब आते हैं संविधान के आदर्श के बारे में किसने कहा? तो ये आता है सुब्बा राव जी। क्या नाम था जी इनका? सुब्बा राव जी। सुब्बा राव, इन्होंने कहा कि ये संविधान के आदर्श मतलब उच्च कोटि के विचारों को संदर्भित करता है। तो यही बात बताएं सुब्बा राव ने। तीनों नाम हम याद रखेंगे कि इनको संविधान को परिचय कहकर किसने संबोधित किया? तब पालकीवाला ने। किसने कहा कि दीर्घकालिक सपनों का यह परिणाम है हमारा प्रस्तावना? तो इसने कहा कृष्णा स्वामी अय्यर ने। किसने कहा कि यह संविधान का आदर्श है? तो ये सुब्बा राव जी। अब आते हैं कि प्रस्तावना में समाहित कुछ तत्व और संविधान के प्रस्तावना का उद्देश्य क्या है। तो एक पहले तो हम इन चीज़ों को समझेंगे। प्रस्तावना में समाहित तथ्य और प्रस्तावना में जो देशों का समायोजन किया गया, कौन कौन देश से इस प्रस्तावना में क्या क्या चीज़ प्रेरित है, इसको भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले प्रस्तावना में समाहित तत्वों की बात करेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है कि यह जो उद्देशिका प्रियम्बल है, यह भारतीय संविधान के उद्देश्यों को बताता है कि संविधान का क्या उद्देश्य है। तो ये सबसे पहले उद्देश्य को क्लियर करता है और साथ ही साथ यह भारतीय संविधान की जो शक्ति है उसको भी क्लियर करता है कि क्या है भारतीय संविधान की शक्ति है। तो भारत के जनता, तो ये हो गया। दूसरा आता है कि भारत के शक्ति का स्रोत कौन है? तो वही भारत के जनता है, यानी कि नागरिक, भारतीय नागरिक। अब बात करते हैं कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता की बात की गई है, 5 प्रकार के अभी हम आपको बताए हैं: विचार, अभिव्यक्ति, उपासना और धर्म। तो ये सारे स्वतंत्रता की बात की गई है। समानता की बात करेंगे तो 2 प्रकार की समानता है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। अगर इसमें हम आएंगे तो आर्टिकल्स 14 हमारा हो जाएगा समानता से संबंधित। अगर धर्म और उपासना को अगर हम इंडिकेट करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा आर्टिकल्स 25 से 28, क्योंकि धार्मिक स्वतंत्रता की बात आर्टिकल्स 25 से 28 में बताया गया है। अब आते हैं विचार और अभिव्यक्ति की बात करेंगे तो आर्टिकल्स 19 में आ जाएगा। अब आते हैं न्याय की बात करेंगे, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो ये न्याय 3 प्रकार के न्याय को संदर्भित करता है और यह रूस के संविधान से प्रेरित है। अब सामाजिक न्याय की बात करेंगे तो मूल अधिकार में है।
आर्थिक न्याय की बात करेंगे तो नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत भाग 4 में, और ये भाग 3 में। अब राजनीतिक न्याय की बात कहाँ किया गया है, तो देखिए राजनीतिक न्याय ना एक आर्टिकल्स 38 में भी है, जहाँ पर यह कहा गया है कि सभी को 38 के ए में, तो वहाँ पर यह बताया गया है कि सभी को निःशुल्क, जो व्यक्ति इस लायक नहीं है, उनके पास इतना धन संपत्ति नहीं, वो गरीब है, पुअर है, ऐसे लोगों के लिए यह बताया गया है कि सभी को निःशुल्क न्यायिक व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। तो ये वाला आ गया कि न्यायिक समानता की बात कर रहा है। साथ ही साथ एक और आएगा आर्टिकल्स आपका 324 और 326, इसमें भी राजनीतिक न्याय से संबंधित चीज़ों को बताया गया है। देखिए हम एक चीज़ में इतना सारा, केवल प्रस्तावना में ये सारे चीज़ है, आप एकदम अच्छे से चीज़ों को समझते जाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। न्याय 3 प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, कहाँ पे, प्रियम्बल में। और किससे ये प्रेरित है ये टर्म, तो रूस से। अब बात करते हैं कि सामाजिक न्याय की बात संविधान में हम अगर पढ़ेंगे तो कहाँ आएगा, मूल अधिकार के अंतर्गत आएगा। फिर जब आर्थिक न्याय की बात करेंगे तो हम कहाँ पढ़ेंगे, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत पढ़ेंगे। राजनीतिक न्याय की बात करेंगे तो कहाँ पढ़ेंगे, तो ये मूल कर्तव्य बोलते हैं, नीति निर्देशक तत्व में तो पढ़ेंगे ही, साथ ही साथ आर्टिकल 324 326 में भी पढ़ेंगे। एकदम क्लियर होना चाहिए आप लोगों को। अब हम नेक्स्ट आते हैं कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना जो है, इसमें किन किन देशों के चीज़ों का समायोजन है। तो सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि प्रस्तावना आखिर जो विचार आया किनको, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के मन में, तो उन्होंने जब संविधान सभा के समक्ष लेकर के इनको आए तो इनका विचार क्या, रात में जगे थे और सुबह उठ करके अरे चलो लेकर चलते हैं उद्देशिका को, हम ऐसे ऐसे हैं, ऐसा नहीं हुआ था। किसी से न कहीं से कुछ ना कुछ प्रेरित होता है, तो वो भी प्रेरित थे। कहाँ से, तो अमेरिका से, यूएसए, और वहाँ पर जो वहाँ के संविधान में जो प्रस्तावना प्रियम्बल था उससे वो प्रेरित होकर के भारतीय जो संविधान सभा था उनके पटल पे उद्देशिका प्रस्तुत करते हैं। तो सबसे पहली बात आ जाता है कि उद्देशिका प्रेरित किससे है, तो यूएसए से। अब बात आते हैं कि इसमें रूस के देशों का भी देखें तुरंत हम कि समायोजन है, 3 प्रकार के न्यायिक व्यवस्था लिया गया है। तो ये एकदम क्लियर हो गया कि रूस के भी जो क्रांति था 1917 का बोल्शेविक क्रांति, इसका भी समायोजन है। अब आते हैं हम कि फ्रांस, तीसरा देश कौन सा आ जाएगा हमारा, फ्रांस। और इससे क्या लिया गया है, तो फ्रांस से 3 टर्म आया प्रियम्बल में। कौन कौन, तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। ये तीनों टर्म जो प्रियम्बल में जोड़ा गया है या जो लिखा गया है, यह फ्रांस की क्रांति से प्रेरित ये तीनों शब्द है। कौन कौन, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। क्लियर कि फ्रांस से कौन लेंगे, समानता, स्वतंत्रता और बंधुता। रूस से क्या लेंगे, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था की बात की गई है। अब आते हैं हम ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से प्रियम्बल में क्या समायोजित किया गया है, तो जो भारत के जो प्रियम्बल है, ये जो प्रियम्बल की जो भाषा है यह ऑस्ट्रेलिया के लिया गया है। तो ये क्लियर हो गया कि यहाँ से हम क्या लिए हैं, भाषा। प्रेरित कहाँ से है, अमेरिका से। रूस से क्या लिए, समानता, स्वतंत्रता और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था। तो ये सारे देश, 4 देश क्लियर। तत्वों में अंतर्गत क्या क्या इंडिकेट कर रहा है, क्या शक्ति है भारतीय संविधान को, उसको बताने का काम करता है प्रियम्बल। कौन कौन से टर्म इसमें समायोजित है इसके तत्वों के अंतर्गत, तो ये सारे चीज़ों को हम आराम से समझ गए। 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। क्लियर हो गया। अब हम थोड़ा सा और चीज़ों को अगर समझना चाहें तो समझ सकते हैं। एक चीज़ और आता है, विवाद के बारे में हम बात करते हैं थोड़ा सा।
विवाद क्या था? जब प्रियम्बल भारतीय संविधान में तो स्वीकार कर लिया गया, क्योंकि भारत का संविधान जो अगर हम देखेंगे थोड़ा सा, संविधान तो हमारा संविधान जो था बन करके तो तैयार हो जाता है 26 नवंबर 1949 को, और इसी दिन हम संविधान दिवस भी मनाते हैं। ठीक है। अब बट इस दिन ये लागू नहीं होता है, ये लागू जो होता है यह 26 जनवरी 1950 को, और इसी दिन हम गणतंत्रता दिवस मनाते हैं, अर्थात रिपब्लिक डे, इस दिन मनाते हैं। अब ये संविधान तो बन करके तैयार हो गया, रेडी हो गया, बन भी गया। इसको बनने में टाइम भी लगा था, सब कोई जानते हैं, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अब हम ये नहीं कहेंगे कि कितना पैसा खर्च हुआ, वो सब अलग टर्म है, इसमें नहीं है। अब आता है कि विवाद की बात क्यों आया, क्योंकि संविधान को स्वीकार तो कर लिया गया, प्रियम्बल भी उस समय संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया 22 जनवरी 1947 को। बट क्या हुआ कि बाद में चल करके इसमें ये विवाद आने लगी कि क्या प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग है या नहीं। तो इसमें कई सारे केस आए, जिसमें कुछ चर्चित केस के बारे में हम बताते हैं। एक आता है बेरूबड़ी, बेरूबड़ी मामला 1960 का, और इसमें यह बताया गया, फैसला दिया गया कि इस मामला में कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग नहीं है। इसमें क्या माना गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। अंग नहीं है। क्लियर। फिर इस पर और विवाद चलता रहा, और वह समय आ गया विवाद खत्म होने का। अब केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, यह केस कब आया? तो 1973 में, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही पहले दिए गए निर्णय को, बेरूबड़ी में दिए गए निर्णय को पलटते हुए इन्होंने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, प्रस्तावना संविधान का अंग है। और साथ ही साथ इसी मामले में इन्होंने मूल ढांचा का सिद्धांत दिया। मूल ढांचा का सिद्धांत, यानी कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है, किंतु यह न्यायोचित नहीं है, यानी कि इसको लागू करने के लिए हम न्यायालय नहीं जा सकते हैं, न्यायालय नहीं जा सकते हैं। यह भी बात इसमें क्लियर किया गया है। तो ये टर्म थोड़ा सा विवादित चीज़ों को अब हम अपने तरीके से यहाँ पर लिख दिए, आप लोग भी थोड़ा समझ लीजिएगा। सबसे पहला विवाद आया बेरूबड़ी मामला 1960। इसमें कहा गया कि क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है, तो इसमें फैसला आया कि नहीं, प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। लेकिन जब वह केशवानंद भारती बनाम केस आता है, तो इसमें 1973 में फैसला दिया गया कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग है, और साथ ही साथ इसमें एक टर्म आया मूल ढांचा का सिद्धांत। इसमें यह कहा गया है कि
संसद प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है, और संशोधन कर तो सकती है लेकिन बिना इसके मूल ढांचाओं को परिवर्तित किए हुए, यानी कि जो प्रस्तावना का मूल ढांचा है उसमें किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा और उस हिसाब से इसमें संशोधन किया जा सकता है। साथ ही साथ इसमें यह भी क्लियर किया गया कि ऐसा नहीं है कि जो प्रस्तावना में सारे तथ्य दिए गए हैं उसको अगर हम व्याख्या करें, उन चीज़ों को व्याख्या से जो निकल के आएगा तो इसके लिए हम न्यायालय में चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो ये भी क्लियर कर दिया गया। तो ये हम देखेंगे कि मूल ढांचा का सिद्धांत कब दिया गया, तो 1973 में केशवानंद भारती बनाम केस में, और संविधान के अंग के रूप में स्वीकार भी किया गया। फिर बाद में एक और मामला आता है LIC का, जिसमें भी इसी बात को दोहराया गया और स्वीकार भी किया गया कि हाँ ये जो प्रस्तावना है भारतीय संविधान का अंग है। तो ये सारा टर्म आप ये थोड़ा सा चीज़ों को समझ गए। प्रस्तावना से लगभग जितने भी अलग अलग चीज़ों से करके, यानी कि उनके अलग अलग पहलुओं से तथ्यों को एकत्रित करके अलग अलग करके क्वेश्चन जो पूछा जाता है, लगभग मैंने आपको सारी चीज़ों को एक एक करके क्लियर कर दिया। बट आपको फिर भी कुछ लगेगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके मुझसे ये बताइएगा कि मैम आपने कुछ चीज़ों को छोड़ दिया। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि मैंने सारा चीज़ को बता दिया है, आप लोगों को क्लियर किया है। और ये बात अभी तुरंत हम बताएं आपसे कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ। क्यों? क्योंकि यहीं पर ये जो मामला था, इसमें क्योंकि 1973 में ये बात कहा गया कि हाँ आप संशोधन कर सकते हैं, इसीलिए सबसे पहला संशोधन संविधान में होता है, संविधान में बोलते हैं, प्रस्तावना में 42वां 1976 में, और इसमें 3 टर्मों को जोड़ा गया। कौन सा? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और साथ ही साथ एकता और अखंडता। पंथ निरपेक्ष का टर्म भी थोड़ा सा आप समझ सकते हैं, ये कई जगह फंसाया जाता है। पंथ, रुकिए ना तो खत्म कर देते हैं थोड़ा। पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कि भारत का अपना कोई राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा। भारत का जो संविधान है वह धर्म निरपेक्षता को भावनाओं को संदर्भित करता है। हालांकि धर्म निरपेक्ष जैसे कोई शब्द कहीं इंडिकेट नहीं किया गया, वर्णित नहीं किया गया, बट भारतीय संविधान की जो मूल भावना है, प्रकृति है, यह बताती है कि भारत मतलब देश का, राज्य का कोई अपना कोई एक धर्म नहीं होगा, बल्कि वह सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगा। तो ये चीज़ों को यहाँ पर, इसी चीज़ों को पंथ निरपेक्ष के तौर पर यहाँ पर दिखाया गया है। अब मुझे लग रहा है कि सारे तथ्यों को हमने आप लोगों को बहुत अच्छे से बता दिया है और चीज़ों को सब अच्छे से क्लियर कर दिए हैं। अगर फिर भी आप लोगों को कुछ लगेगा तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आज का, प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि हम और अच्छे से आपका अगले वीडियो आप लोगों के समक्ष लाने का प्रयास करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।